जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। चलो भाई, तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास से। आप सब लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था आपका इतिहास में पिछली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था आपका कब से? 1296 से गद्दी पर बैठा और 1316 तक गद्दी पर रहा। यानी आप सब लोग जानते हैं खिलजी वंश कुल 30 वर्षों का था, उसमें से अकेले 20 वर्ष कौन रहा? अकेले 20 वर्ष रहा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी, तो आज की क्लास उससे आगे शुरू करते हैं। तो छठा आप लोग नोट करेंगे, यहां तक आप कर चुके थे पिछली क्लास में। इसने भू राजस्व को कितना 50% कर दिया, 1/2 कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे आएंगे आज की क्लास में। एक इसने जनता पर लगाया खुम्स कर। क्या लगाया? खुम्स कर लगाया। ठीक है, उसमें क्या कर दिया? लूट को 4/5 कर दिया। ये बात मैंने बताई। इसके समय जो दान की भूमि थी उसको खालसा कहा गया। दान की भूमि ये किसको दान करते थे जी? दान किया जाता था जो सूफी संत थे, उन सूफी संतों को दान कर दी जाती थी कि भाई जनता के लिए इसका इस्तेमाल करो। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे, यहां से आगे हमने पढ़ना शुरू करना है। एक लिख लेना गढ़ी कर। इसने एक गढ़ी कर भी लगाया था जो हाउस टैक्स था। एक कहां लगता था? ये घर पर लगता था। और एक इसने चरी कर लगाया था। कौन सा कर? चरी कर। वो लगता था पशुओं पर, जो लोग पशु रखते थे, मतलब पशु रखने पर भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है जी, कोई दिक्कत इस बात में? चलो उससे आगे की बात पर आएंगे। कुछ और विभाग हैं दीवान ए विजारत, जो इसने किसके लिए बनाया? धन के लिए, वित्त मतलब फाइनेंस के लिए। किसके लिए? दीवान ए विजारत। अब आप ये मत सोचना कि इंग्लिश में आपके एग्जाम में दीवान ए विजारत किस तरह से लिखा आएगा, तो दीवान ए विजारत ही लिखा आएगा। ऐसे लिख करके देगा पेपर में, दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत रिलेटेड टू व्हाट? ठीक है, किस वित्त विभाग से इसका संबंध था। यानी कि जो पैसे का लेन देन होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। जैसे आज भी भारत सरकार में भी है आपका वित्त मंत्रालय है। गृह मामलों के लिए आपकी होम मिनिस्ट्री आज भी होती है। शिक्षा के लिए शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय आज भी है। तो ऐसे ही इसने मिनिस्ट्री बनाई। क्या बनाई? मिनिस्ट्री बनाई। बहुत थैंक यू संदीप सैनी जी। दीवान ए आरिज विभाग बनाया इसने अपनी सेना के लिए, कि इसने सैनिकों को क्या देना शुरू कर दिया था? नगद वेतन। तो अब हिसाब किताब तो रखना होगा ना, रजिस्टर में सारी चीजें नोट तो करनी होंगी ना। ठीक है, चलो जी। एक बनाया इसने दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दीवान ए रसालत किस लिए बनाया गया था? दीवान ए रसालत किस लिए बनाया गया था? विदेश विभाग के लिए। यानी विदेशों से जो संबंध था, पड़ोसी राज्यों से जो संबंध था, वहां पर कोई भी पत्राचार होना, इसके लिए क्या बनाया गया? दीवान ए रसालत बनाया गया था। दीवान ए रियासत किस लिए बनाया गया? बाजार नियंत्रण के लिए। तो मैंने आपसे कहा था बाजार मूल्य पर नियंत्रण पाने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। बाजार नियंत्रण पर काबू पाने वाला पहला शासक। तो नियंत्रण क्या इसने ऐसे ही पा लिया? नहीं, एक डिपार्टमेंट बनाया दीवान ए रियासत। मैंने आपको कल ही बताया था कि बाजार में ये क्या करता था, इसने बाजार में कठोर नियम लागू किए और इसने बोला कि बाजार में कोई भी शैतानी नहीं चलेगी। जो लोग बाजार में बैठे हैं ये किसी भी तरह की शैतानी नहीं करेंगे, और उनके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। डिपार्टमेंट का क्या नाम था? दीवान ए रियासत फॉर कंट्रोल मार्केट। इसमें जो मापतोल को देखता था कि भैया ये लोग 1 किलो की जगह 1 किलो ही तोल के देते हैं या 900 ग्राम दे देते हैं, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे? उसके लिए इसने एक अधिकारी बनाया जिसका नाम था नाजिर। क्या बनाया उसने? एक अधिकारी बनाया जिसका नाम था नाजिर। ठीक है, चलो भाई। मंडियों के जो प्रमुख थे, इसने मंडियों का गठन किया था। इसने देखा किसानों का जो अनाज है वो मंडियों में ले जाते हैं, तो कोई
इन लोगों का क्या था इस समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये लोग किसान को मजबूर कर देते थे। किसान अपने गेहूं लेके गया और बाजार में कोई खरीदार ही नहीं मिला। 4 दिन तक किसान बैठा हुआ है अपने गेहूं को बेचने के लिए। ये लोग आपस में साठगांठ रखते थे कि इसको इतना मजबूर कर दो कि ये सबसे सस्ते में, कब तक किसान बैठेगा। तो वो ये बोलेगा ठीक है भैया कुछ तो पैसे दोगे। इसने बोला ये नहीं चलेगा, मंडियों का गठन किया। तो याद रख लेना भैया, सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिसने मंडियों का गठन किया दिल्ली में। कहां किया था? ये दिल्ली में किया था इसने मंडियों का गठन। और एक पद बनाया सहना ए मंडी। क्या बनाया? सहना ए मंडी, एक पद बनाया। ठीक है राजेश भाई, बहुत बढ़िया। सर सूफी संत क्या होते हैं? बच्चे बता चुका हूं, पिछली क्लासेस देखो। विश्वेंद्र जाट जी बहुत थैंक यू। गुप्तचर को बरीद कहते थे। गुप्तचर मतलब स्पाई, जो जासूस था। अलाउद्दीन खिलजी ने जासूस लगा रखे थे कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कभी पता चले मेरे खिलाफ ही कुछ प्लानिंग कर रहा हो, कोई योजना बना रहा हो। तो उसने क्या बनाया? एक गुप्तचर विभाग बनाया, और गुप्तचर का जो प्रमुख था, जो व्यक्ति था, उसको बोलते थे बरीद। क्या बोलते थे उसको? बरीद कहते थे। ठीक है, चलो आगे चले भैया। नेक्स्ट, सर दिल्ली जीके कौन पढ़ाएगा? दिल्ली जीके की जरूरत नहीं पड़ती हालांकि, लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उस समय मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास ले आऊंगा दिल्ली जीके के लिए। ठीक है, चलो भाई आगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो मौत हुई, ये हुई 1316 में। किसकी वजह से? जलोदर रोग की वजह से। जलोदर मतलब लीवर में होने वाला एक रोग है, यकृत में। जब यकृत काम बढ़िया ना करे तो क्या बोलेंगे उसको बोलते थे जलोदर रोग। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों पर। क्या क्या इसने बनवाया? ये सारी कहां है आपकी? क्या बोलेंगे? ये सब दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में इसने बनवाया। ध्यान से देखना, 1000 खंबा महल। 1000 खंबा महल। राजेश जी कह रहे हैं सर हाथ से लिखवाओ, ऐसे तो हम बुक से भी पढ़ लेंगे। तो बेटा पढ़ क्यों नहीं लेते? आपको पढ़ना चाहिए बुक से। अगर यही सब चीजें बुक में हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको बुक से पढ़ना चाहिए। कह रहे हाथ से लिख के। भैया मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा आपको कि हाथ से ऐसे लिखा जाता। आपने पिछली क्लासेस नहीं की हैं। अगर आप पिछली क्लासेस कर लेते तो मेरी बात आपने सुन ली होती और आज आप ये नहीं बोल रहे होते। इसका मतलब आपने पिछली क्लासेस नहीं की हैं। ठीक है भैया राजेश, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं हाथ से लिख के आपको नहीं पढ़ा सकता, प्लीज, मजबूरी है मेरी। ठीक है, चलो मैं आपको वो कारण सारे बता चुका हूं क्यों मैं हाथ से लिख करके आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, और सारे बच्चे उस बात से सहमत हैं और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं, आज के बाद कोई बच्चा ऐसे कमेंट करेगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं उसके लिए बोलूंगा भी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग राजेश भाई इस बात को समझेंगे। तो पहले 1000 खंबा महल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बनवाया? किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमैयत खाना मस्जिद किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? उससे पहले आप मुझे बताओगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो भारत में बनी थी, ये किसने बनवाई थी? हर एक बच्चा आंसर करेगा। तो आप कहेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तो भैया ऐबक की है। ये किसने बनवाई थी? ऐबक ने बनवाई थी। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मैंने आपको दिखाई थी। उस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो दक्षिणी दरवाजा था, कौन सा? जो साउथ गेट था, जो दक्षिण दरवाजा इसने बनवाया बाद में मस्जिद के लिए, उसी को कहा गया अलाई दरवाजा। कौन सी दिशा का दरवाजा था? कौन सी दिशा का दरवाजा था? ये दक्षिण दिशा का दरवाजा था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ से मजा आता है। ये जो अच्छा बच्चा है वो समझ सकता है इस बात को। हौज खास का निर्माण किसने करवाया? हौज खास आज भी है दिल्ली में। मैं आपको ये सारी जगह एक बार दिखा देता हूं, तो उससे माइंड में पिक्चर क्रिएट होती है। जैसे ध्यान से देखना, इसमें से एक है आपका सबसे पहला 1000 खंबा महल। तो देखो कितने खंबे इसमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके पीछे खंबे 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 खंबे। ठीक है, ऐसे ये खड़े हुए हैं खंबे, देखो पिलर ये पीछे की साइड के, उससे पीछे भी एक पिलर है, एक पिलर ये रहा, एक पिलर ये ऐसे पीछे, एक इसके पीछे अंदर की साइड है। तो कितने खंबे थे इसमें? कुल 1000 खंबे थे। 1000 खंबे,
हजार खंबा महल इसने बनवाया, ठीक है। हजार खंबा महल के बाद में हम यहां आते हैं, इसका क्या नाम है, सीरी फोर्ट, सीरी का किला। तो दरअसल में सीरी के किले का जो विचार आया था, ये आया था बलबन के दिमाग में। किसके? लेकिन बलबन इसको पूर्ण नहीं कर पाया, बहुत थोड़ा सा अंश मात्र काम उसने किया, जस्ट लिटिल बिट, छोटा सा, ठीक है। ये सीरी का किला मैंने बताया था कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि हिंदुओं के सिर काटे जाएं, और 8000 सिर काटे गए, और 8000 सिरों को इसकी नींव में रखा गया। नींव समझते हो, फाउंडेशन में, तब बना सीरी का किला, इसीलिए इसका नाम सिर है, सिरों से बना हुआ है, सीरी का किला। तो सीरी का किला किसने बनवाया, आपका क्या बोलोगे? सीरी का किला भैया अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। चलो फिर आ गया क्या आपका, जमैयत खाना मस्जिद। क्या बोलोगे? ये जमैयत खाना मस्जिद हो गई। चलो भैया नेक्स्ट, ये क्या है आपका, बोलेंगे भैया ये कुतुब मीनार में जाने के लिए, कुतुब मीनार में जाने के लिए यहां पर कौन सी इमारत हो गई आपका, बताएं सारे बच्चे, फटाफट से बताएंगे। तो क्या हो गया आपका, अलाई दरवाजा हो गया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी इसी प्रांगण में है। नेक्स्ट, ये है आपका हौज खास, जो शुरुआती दौर में बनाया गया था, और आज तो ये पूरा सिटी बन चुका है, अपने आप में दिल्ली में है, बहुत पौष इलाका अब ये बन चुका है, ठीक है। चलो भाई, खोदे जाएं तो भैया अब भी मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। यहां तक की बात में कोई परेशानी कि अलाउद्दीन खिलजी कभी भी पूछेगा बताएंगे। तो आंख बंद करके एक बार बोले अपनी, हजार खंबा महल हो गया भैया, उसके बाद में क्या हो गई आपका, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद हो गई, अलाई दरवाजा हो गया, और हौज खास हो गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत? चलो भैया नेक्स्ट, आगे चलेंगे। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर, अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन की जब मौत हो गई तो गद्दी पे बैठना चाहिए था अलाउद्दीन का बेटा, अलाउद्दीन का बेटा गद्दी पर बैठना चाहिए था। लेकिन अलाउद्दीन का बेटा गद्दी पर नहीं बैठा, और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अलाउद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर 36 दिन के लिए एक शासक रहा था मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में आप जानते हैं, इसको गुजरात अभियान से पकड़ा गया था 1297 में, 1000 दिनारी में, 1000 दिनारी इसी को कहा गया। और शुरुआती दिनों में देवगिरी को छोड़ करके बाकी अभियान जितने हुए दक्षिण में, वो किसने जीते थे, मलिक काफूर ने। काफी इसका अच्छा प्रभाव था दरबार में। तो कहता है कि भाई अब गद्दी पर बेटा नहीं, मलिक काफूर बैठेगा। 36 दिन ही क्यों रहा, क्योंकि और भी तो लोग थे वहां, अमीर वर्ग जिसका बलबन ने खात्मा कर दिया था, तुर्क चहलगानी, उनके वंशज थे जिनका प्रभाव दरबार में बढ़ रहा था। 39 लोगों को ही तो मरवाया था बलबन ने। लेकिन धीरे 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 अमीर जो बन गए थे, अमीर से मतलब जिनके पास ताकतें आ गई थी, वो सब लोग मलिक काफूर के खिलाफ थे कि ये क्या है, ये परिवार का सदस्य नहीं है, गद्दी पर तो बैठेगा अलाउद्दीन खिलजी का बेटा ही, ठीक है। तो मलिक काफूर के बाद गद्दी पर मलिक काफूर की हत्या अमीरों के द्वारा करवा दी गई, मलिक काफूर को मार दिया जाता है। मलिक काफूर के बाद में गद्दी पर आता है मुबारक शाह खिलजी। कौन आता है? मुबारक शाह खिलजी, जिसको एक पागल बादशाह के नाम से भी जाना गया। इसमें पागल बादशाह इसका टाइटल नहीं है, आप चाहें तो इसको लिखें ना, क्योंकि आपसे कभी पूछा जाएगा हिंदुस्तान में पागल बादशाह कौन है, तो पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। ये मैं एमबीटी को पढ़ाऊंगा, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को, तो तब बताऊंगा आपको। अभी आप जाने इसको पागल बादशाह, फिर भैया आपने लिखा क्यों? तो इसको पागल बादशाह लिखने का कारण है क्योंकि इसकी हरकतें पागलों के जैसी हैं। ये दरबार में नंगा भागा करता था, नंगा। बताओ देश पर देश का क्या हाल था। देश पे ऐसे अल्प बुद्धि के लोग जो बिना कपड़े पहने दरबार में भाग रहे हैं, वो देश पर शासन कर रहे थे। इसका इतिहास बताता हूं मैं आपको। मुबारक खिलजी एकदम से गद्दी पर नहीं बैठ गया, एकदम से गद्दी पर नहीं बैठा। दरअसल में यह था, जो गद्दी पर था आपका अलाउद्दीन, इससे पहले अलाउद्दीन गया था दक्षिण 1296। अलाउद्दीन कहां गया था? देवगिरी गया था। आप चाहें तो किनारे पर नोट कर सकते हैं। और देवगिरी में शासक कौन था आपका? चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव था, सब जानते हो, जिसको हम रामचंद्र देव भी कहते हैं पूरा नाम।
अगर सही नाम लिखें तो रामचंद्र है। तो इस रामचंद्र की बेटी थी, रामचंद्र की बेटी थी जो देवगिरी का शासक था, और बेटी का नाम था क्या आपका, बोलो भाई, झात्यपाली। रामचंद्र की बेटी का क्या नाम था, देवगिरी का शासक था ना जब दक्षिण में अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहां इसने रामचंद्र की बेटी झात्यपाली को भी ये ले आया था। झात्यपाली से इसने शादी कर ली थी और झात्यपाली इसके दरबार में रही। और इसी झात्यपाली का एक बेटा था, समझना कहानी को, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। झात्यपाली का एक बेटा था और इसके बेटे का नाम था शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर, क्या नाम था, शहाबुद्दीन उमर। तो गद्दी पे कौन आना चाहिए था, शहाबुद्दीन उमर आना चाहिए था, लेकिन मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के बाद में इसका हक क्या कर लिया, छीन लिया, शहाबुद्दीन उमर का। ठीक है, और शहाबुद्दीन उमर का जब इसने हक छीन लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया, तो अमीरों ने उसकी हत्या कर दी। तो अमीरों ने जब हत्या कर दी तो अमीरों पर हत्या करने के बाद तो गद्दी पर यह बैठना चाहिए था, इसको गद्दी पर बिठाया गया, शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने, किसने, मुबारक शाह खिलजी ने इसकी आंखें निकलवा ली। मुबारक शाह खिलजी जिसका दरबार में बहुत प्रभाव था, मुबारक शाह खिलजी ने क्या कर ली, खिलजी ने आंखें निकलवा ली, आंखें निकलवा ली। एक साइड स्टोरी हुई, और आंखें ऐसे नहीं निकलवाई कि आंख ऐसे बटन की तरह, शर्ट की तरह खोल कर निकल, नहीं, भरे दरबार में कहते हैं कि मुबारक खां, जिसका नाम मुबारक शाह खिलजी था, भरे दरबार में इसकी छाती पर बैठा और चाकू से आंखों में चाकू घुसा करके ऐसे इसकी आंखें निकाली। कहते हैं कि दरबारियों में बड़ा भयंकर दृश्य था, लोग कांप गए, और कांप गए तो फिर बना कौन, मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर आने वाला। बड़ा बेवकूफ है, मैंने बोला इसकी हरकतें लोग पचा ही नहीं पाए। एक तो ये इंसिडेंट हुआ, दूसरा क्या है, इसके व्यक्तित्व की बात करें, इसकी पर्सनैलिटी की बात करें, वो मैंने बता दिया, मूर्ख एक किस्म का, नंगा आ गया दरबार में, न्यूड एकदम, कोई कपड़ा नहीं, ऐसी भागने लग जाता था किसी के पीछे, दरबारियों के बीच में दौड़ने लग जाता था, जनता के बीच में चला जाता था ऐसे ही। तो ये मुबारक शाह खिलजी, समझ गए आप, मलिक काफूर 36 दिन और कुछ दिन बैठा शहाबुद्दीन उमर जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, कि उसकी मां का क्या नाम था, झात्यपाली था, उसकी भी आंखें निकलवा ली थी मुबारक शाह खिलजी ने। इस तरह ये आया, क्या बोलेंगे, इस तरह ये गद्दी पर आया मुबारक खिलजी। चलो भैया, यहां तक की बात उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। नीचे फोटो जो लगा हुआ है ये मलिक काफूर का फोटो है, असली फोटो किसकी है, ये मलिक काफूर की फोटो है। इतनी बात समझ में आई, थम्स अप करें, उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे मुबारक शाह खिलजी किस तरह गद्दी पर आया। तो गद्दी पर आ जाता है, इसकी हरकतों की वजह से इसको पागल कहा गया है, पागल था। मुबारक हसन इसकी मौत का कारण बना। एक शब्द लिखा हुआ है मुबारक हसन, तो मुबारक हसन का एक नाम और है इतिहास में, खुसरो खां। मुबारक हसन का अन्य नाम, ये कहीं आप ब्रैकेट में डाल देना साइड में, इसका अन्य नाम था खुसरो खां। खुसरो खां, खुसरो खां सुंदर था, क्या बोलेंगे, खुसरो खां सुंदर था। अब ये सुंदर होने की वजह से इसके बारे में, मुबारक शाह खिलजी के बारे में तीसरी बात सुनो, दो बातें मैंने बता दिया कैसे बना राजा, दूसरी बात ये पागल था, तीसरी बात क्या थी कि इसकी मूर्खता का एक काम और देखो, मुबारक खान को दरबार में जबरदस्ती चिपकता था, उससे गले मिलता, उसको किस करता था, ये मतलब चुंबन करता था, आलिंगन करता था, भरे दरबार में नंगा आ जाता और इससे चिपकता था, किससे, मुबारक हसन से। मुबारक हसन ने कही यार ये अच्छी आफत पल्ले पड़ी है,
गद्दी पर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी करेगा, है? कुछ भी करेगा इसका मतलब ये थोड़ी है। तो ये मुबारक हसन इतना इससे परेशान हो गया, इसने बोला भाई इसको जान से मारना पड़ेगा, बेशक ये सुल्तान से ही इसको मारना पड़ेगा। तो इसका एक जो व्यक्ति था खास, कहते बहुत प्यार करता था ये मुबारक हसन से, लेकिन भैया प्यार एक तरफा थोड़ी हो सकता है, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए ना, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, इसकी मौत का कारण बना ये आपका मुबारक शाह खिलजी है, नंगे दरबार में दौड़ा करता था, स्वयं को खलीफा यानी घोषित करने वाला, कहने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, वो आपका मुबारक शाह खिलजी था। इसने बोला था मैं खलीफा के आदेशों पर नहीं चलूंगा, मैं तो खुद ही खलीफा हूं। खलीफा मैं आपको बता चुका, जिसको इस्लाम जगत का सर्वोच्च पद कहा गया। ठीक है गुरुजी, इसका कुछ व्यवहार ठीक नहीं था, हाँ यही समझ लो, व्यवहार ही ठीक नहीं था इसका। उस समय धारा 377 नहीं थी ना, गड़बड़ ये है। इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है, एक इतिहासकार हैं बड़े अच्छे, बड़ा नाम है एल्फिंस्टन, उन्होंने लिखा है कि मुबारक शाह खिलजी समलैंगिक होने के साथ साथ इतरलिंगी भी था। मतलब अपने जेंडर के अलावा, लिंग मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पुरुष, स्त्रीलिंग स्त्री, तो दूसरे लिंग की तरफ भी ये प्रभावित था, यानी कि ये स्त्रियों की तरफ भी प्रभावित था और पुरुषों की तरफ भी, समलैंगिक भी था। ठीक है सर, पहले फोटो कैसे खींचते थे भैया, चित्रकार थे तब, पहले फोटो नहीं खींचते थे। चलो भाई, मोहब्बत अक्सर जान ले ही लेती है, तो ये परेशान हो गया बेचारा बहुत, तो इसने योजना बनाई। एक व्यक्ति है जहरिया, जहरिया ये दोस्त था किसका, मुबारक हसन का। इसने अपने दोस्त को बताया जहरिया को, भैया जहरिया दिक्कत है यार। उसने बोला क्या, बोला सुल्तान यार चिपट जाता है आके। उसने बोला यार दिक्कत नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको तुम दिक्कत कैसे कह सकते हो। तो यही जहरिया है कि ऐसा अंत इन्होंने मुबारक शाह खिलजी का किया कि एक दिन इरिटेट होकर के इस मुबारक हसन ने बाल पकड़े किसके, मुबारक शाह खिलजी के। किसने, मुबारक हसन ने। मुबारक ने मुबारक को मार दिया। हाय, ये कैसी मुबारकबाद है, सोचो आप। बाल पकड़कर खचेड़ा इसको, जहरिया ने निकाली कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी मारी किसके, मुबारक शाह खिलजी के। इसकी गर्दन अलग हो गई। ठीक है, इतनी बात याद रखें। तो ये याद रख लेना, ये एक फैक्ट है। जो मार्को पोलो है ये किस समय पर आया था, ये खिलजी वंश में आया था, खिलजी वंश में आया था मार्को पोलो। किस में आया था, खिलजी वंश में आया था, ये जरूर याद रखेंगे, खिलजी वंश में आया था। और प्यारे बच्चे, मार्को पोलो कहां से आया था, इटली से। और मार्को पोलो की बुक है इसकी, और इसने अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। क्या बोलोगे, द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। दो किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती हैं विदेशी यात्रियों ने। प्यारे बच्चे, जैसे आगे आने वाले इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक आएगा भारत में कौन, आपका हर्षवर्धन के समय पर 630 में हेनस्वांग, वो पुस्तक लिखेगा सी यू की। क्या लिखेगा, सी यू की। और ऐसे ही आएगा एक आपका फाइयान, जो पहले आ गया था, तो वो आएगा आपका गुप्त साम्राज्य में, और वो आकर के एक पुस्तक लिखेगा जिसका नाम है फाक्यो की। ठीक है, चलो भाई, द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। और दूसरी बुक का नाम है इसकी का विश्व का वर्णन, विश्व का विवरण। विश्व का विवरण किसकी पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक है आपकी किसकी, बहुत बढ़िया, विश्व का वर्ण। ये किसने लिखी है, बुक ने किसने लिखी है, ये लिखी है भैया मार्को पोलो ने। यहां तक की बात क्लियर, थम्स अप करें एक बार, फिर आता है नेक्स्ट। तो कहने की बात है, जो आपका मारा गया मुबारक शाह खिलजी, तो ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के बाद में क्या हो गया, खिलजी वंश का अंत हो गया। और खिलजी वंश के बाद में एक उन्हीं के दरबार में व्यक्ति था, कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ये आज से नहीं है दरबार में, एकदम से नहीं आ गया है, ये जलालुद्दीन खिलजी का अंगरक्षक था। मतलब खिलजी वंश जब शुरू हुआ तो ये उस समय था। तुगलक ये मंगोल के निवासी थे,
जैसे बर्नी ने लिखा है कि ये लोग मंगोलियन थे। तो दरबार में आया था, ये जलालुद्दीन खिलजी की सेवा में नियुक्त हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अगर बात करें तो इसको ताकत जो मिली, इसका जो प्रमोशन हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, तो यहां रख लेना। और यहां एक बात लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान है, दिल्ली का पहला सुल्तान जो सर्वसम्मति से बना। किससे बना? सर्वसम्मति। अब ये सर्वसम्मति शब्द क्या होता है भैया? सर्वसम्मति मतलब सबकी सहमति, कॉन्क्यूरेंस, सबने अपनी सहमति दे दी। ऐसा क्यों हुआ जी? तो कहते हैं इसका अमीरों से बड़ा अच्छा संबंध था, और इसका एक कहना था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का कोई वंशज हो तो उसको गद्दी पर बिठाओ, मेरी गद्दी में कोई रुचि नहीं है, मेरी गद्दी में कोई रुचि नहीं है। अमीरों ने कहा नहीं जी, गद्दी पर तो आप ही बैठेंगे। बोले क्या बोलेंगे? गद्दी पर तो आप ही बैठेंगे। कहते लोगों ने इसका हाथ पकड़ा और इसको गद्दी पर ले जाकर के बिठाया। मतलब लोग तो लड़ रहे हैं और एक आदमी को फ्री में दिल्ली की गद्दी मिल रही है जो उसके लिए इच्छुक नहीं है। इसको बोला गया सब लोगों की सहमति से। बोलो भी फटाफट से, बोलो भी फटाफट से। देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बच्चे का कहना है कि जी मुबारक शाह खिलजी के बाद में कोई आया था? नहीं। देखो अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी को कहा जाएगा। इसके बाद में एक व्यक्ति आया था, बिल्कुल आया था, जिसका नाम है नसीरुद्दीन खिलजी। लेकिन इतिहासकार उसको नसीरुद्दीन खिलजी, इतिहासकार इसको भारतीय में जो ये आपका दिल्ली सल्तनत रही इस पर शासक नहीं मानते हैं। आप नोट कर सकते हैं कि मुबारक शाह खिलजी के बाद में कौन आया था? नसीरुद्दीन खिलजी आया था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि नसीरुद्दीन खिलजी को शासक माना जाए। गूगल के कई पेज पर लिखा हुआ है नसीरुद्दीन खिलजी था, लेकिन मान्य नहीं। ये बात याद रखें, ठीक है सर जी? पहले जेल नहीं होती थी भैया, पहले कानून नहीं था। कानून हमारे देश में आया है 1860 में, 1860 में आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जो आपका क्या बोलते हैं 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ था देश में। इससे पहले तो राजाओं के नियम चलते थे, राजाओं के नियम, ठीक है। तो कहने की बात है गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर आ गया, इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का क्या मतलब होता है? गाजी का मतलब होता है, गाजी कौन लोग बोलते थे? गाजी होते थे विधर्मी का कत्ल, और मध्य एशिया में जो गाजी बनता था उसका बड़ा सम्मान होता था, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया। विधर्मी का कत्ल करने वाला, जिसने विधर्मी का कत्ल किया हो, यानी जिसने किसका? हिंदुओं का कत्ल किया हो, जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते। ऐसे नहीं करते थे ये कि भैया इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं, भीड़ खड़ी करी और भीड़ से पूछा गया इस्लाम कबूल है या नहीं है। लोगों से बोला जिसको इस्लाम स्वीकार है वो इधर आ जाओ और इनकी विधि पूरी कराओ, इनको मुसलमान बनाने की, और बाकी जो लोग बचे इनकी गर्दन काट दी जाए। तैमूर लंग 1398 में आएगा, इसी तुगलक वंश में आएगा। टारगेट रखा रोज 1 लाख सिर चाहिए, रोज 1 लाख सिर। तो कहते हैं दिल्ली से लेकर के, लाहौर से लेकर के आपका जितना भी ये क्षेत्र था उत्तर भारत का, इसमें लाशों के ढेर लग गए। और खुद इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि शहर ऐसे बर्बाद किए गए कि इन शहरों में एक बिल्ली और कुत्ता तक भी नहीं बचा जिसने इस्लाम स्वीकार ना किया गया, सबको मार डाला गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो तुगलक वंश सबसे लंबा है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है मैं आपको बता चुका। एक बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, कई जगह 1320 से 1398 तुगलक वंश को लिखा रहता है। इसका कारण है, जैसे जैसे आप तुगलक वंश को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो दरअसल में क्या हुआ था प्यारे बच्चे, इन्हीं तुगलकों के समय पर 1398 में तैमूर लंग, जिसका नाम मैं अभी ले रहा था, जो एक लंगड़ा था, तैमूर लंग, लंगड़े ने इतनी तबाही मचाई।
वो तैमूर लंग 1398 में भारत आएगा। तो लोग कहते हैं तुगलक वंश की शक्ति तब खत्म हो गई थी। तुगलक वंश की शक्ति जब खत्म हो गई थी, लेकिन तुगलक वंश के राजा खत्म नहीं हुए थे। ठीक है, कोई भी दिक्कत? यहां देखना ध्यान से। नेक्स्ट, आगे पढ़ेंगे। गाजी की उपाधि इसने धारण की। नहरों का निर्माण करने वाला यह पहला शासक था। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन सा था सल्तनत काल में? पर हालांकि नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया, लेकिन सबसे पहले किसने करवाया? सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। ठीक है, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक है। तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग ये कहां है? दिल्ली में है। किसने बनवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाए थे। 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर उसकी मौत हो गई, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, क्या बोलेंगे? नोट कर लेंगे एक बार ध्यान से। इतने आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। 1325 के बंगाल अभियान में, ये कहां गया? बंगाल में अभियान करने गया। बंगाल में अभियान करने गया, ये समझ रहे? बंगाल में अभियान करने गया, और बंगाल अभियान ये गया 1325 में। बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी का महल, जो दिल्ली से मात्र 6 किलोमीटर दूर था, दिल्ली से मात्र 6 किलोमीटर दूर था, महल में दबकर मौत हो गई, जो कि किसने बनवाया था? एमबीटी, जो अगला शासक भी बनेगा। एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। भैया ये तो गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहता था, तो इसने सिर क्यों कटवाए? तो भैया गद्दी पर यही तो नहीं बैठना चाहता था, लेकिन जिन लोगों ने बिठाया उनकी ऐसी चाहत थी, तो उनके हिसाब से तो इसको चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जब वापस आ रहा था तो एक कहावत आती है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। ये किसका कथन है? हुनूज दिल्ली दूरस्थ ये निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था, और इसकी अपनी कहानी है। ये निजामुद्दीन औलिया कौन है? ये मैंने बताया, एक सूफी संत थे। ये कौन थे? एक सूफी संत थे। इनका इतना 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 मैं बोलूं, इतना नाम दिल्ली में होने लगा कि इनके यहां सभाएं लगती थी। कहते हैं कि उन सभाओं में लोगों की संख्या रोज बढ़ती जा रही थी। औलिया के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। निजामुद्दीन औलिया के लोगों की भीड़ इनके फेवर में बढ़ती जा रही थी। तो बड़ी दिक्कत थी। लोगों ने कहा गयासुद्दीन तुगलक से, हे तुगलक, एक फकीर के यहां इतनी भीड़, एक संत के यहां इतनी भीड़ है, इतने लोग तो तुझको भी नहीं पूछते, लोग तुझसे घृणा करते हैं। और लोग आज मानते हैं दिल्ली में किसको? निजामुद्दीन औलिया को। तो इसने कहा करो, करते हैं कुछ इंतजाम। तो इसने निजामुद्दीन औलिया के पास एक मैसेज भिजवाया। निजामुद्दीन औलिया के पास एक मैसेज भिजवाया। दरअसल में जो खुसरो खां था, जो मैंने बताया आपको, खुसरो खां, खुसरो खां ने निजामुद्दीन औलिया को दिए थे 5 लाख टंका। टंका एक कॉइन था जो इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ था, आप सब जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। तो खुसरो खां ने, जो आपका खिलजी वंश का था, उसने निजामुद्दीन औलिया को दिए थे 5 लाख टंके कि भाई ये लोगों के लिए आपको खर्च करने हैं, दान के लिए। तो ये गयासुद्दीन तुगलक क्या कहता है निजामुद्दीन औलिया से कि तुमको जो 5 लाख टंके दिए थे खुसरो खां ने, वो दिल्ली के शासक थे, और इस नाते से वो 5 लाख टंके हमें वापस चाहिए। खामा खाम की बात, बेवजह की। तो भैया 5 लाख टंके क्या बोले निजामुद्दीन औलिया ने? कहा वो तो मैं दान कर चुका हूं, वो दान के लिए मुझे दिए गए थे, वो मैं दान कर चुका हूं। तो इसने जब ये बंगाल अभियान से आ रहा था तो इसने मैसेज भिजवाया। अब औलिया ने दान देने से तो वापस मना कर दिया। इसने बोला कि निजामुद्दीन औलिया, इतने में दिल्ली वापस आऊं ना, बंगाल अभियान से 1325 में, इतने तो दिल्ली में नहीं दिखना चाहिए। ये पत्र भिजवाया। इतनी ही तेजी से पत्र वापस आया जिस पर लिखा था, हनूज दिल्ली दूरस्थ है, अभी दिल्ली दूर है, अभी पहले दिल्ली आ तो जाओ, अभी पहले दिल्ली आ तो जाओ, तभी बता देना जाऊं मैं या नहीं जाऊं। ये समय बताएगा दिल्ली में कौन रहेगा।
तो कहते हैं कि योजना बनाई गई और उस योजना में एक लकड़ी का महल बनाया गया, मोहम्मद बिन तुगलक को इसके लिए तैयार किया गया कि दिल्ली की गद्दी पर आगे आने वाले शासक तुम रहोगे, आगे आने वाले शासक तुम रहोगे। और ये मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता के ही खिलाफ, गयासुद्दीन तुगलक के 5 बेटे थे, उन 5 बेटों में सबसे बड़ा मोहम्मद बिन तुगलक इस योजना के लिए तैयार हो गया। बोला ठीक है पापा को लुढ़का दो ऐसे ही थे भैया, पापा को लुढ़का दो। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक मारा गया। तो हुनूस दिल्ली तुरस्त काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो भाई, फिर बात आती है किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके अन्य नाम है, अन्य नाम में से ये तो इसके बचपन का नाम है मलिक फखरुद्दीन। बचपन का क्या नाम था, मलिक फखरुद्दीन। जूना खां इसी का नाम है, उलूग खां इसी का नाम है, क्या बोलोगे। और इसी की एक उपाधि और है, नोट करना, बहुत सारे शासकों की ये उपाधि रही है, अमीर उल मोमनीन। अमीर उल मोमनीन, खलीफा का विशेष व्यक्ति, जिसके पास खलीफा जैसे अधिकार हों, वो बोलता था खुद को अमीर उल मोमनीन। ठीक है सर, ये संत तो बहुत चालाक निकले। अरे भैया अपनी जान ना बचाएं, कैसी बात कर रहे हैं आप, चालाकी कहां है इसमें, ये तो सिक्योरिटी, सुरक्षा हुई चलो, अन्य नाम समझ गए। दिल्ली की गद्दी पर सबसे शिक्षित शासक। शिक्षित का मतलब क्या है, पढ़ा लिखा। तो क्या इसने भैया पीएचडी वगैरह कर रखी थी क्या। शिक्षित का मतलब होता था, पहले इन लोगों को पढ़ाने के लिए लोग आते थे, विद्वान आते थे, ईरानी विद्वान थे काफी, जो भारत में रहे राजाओं को पढ़ाने के लिए, उनके घराने के लोगों ने पढ़ाया। तो कहते थे जो उनकी शिक्षाओं को पूर्ण कर लेता था और उनकी शिक्षाओं को अमल में लाता था, यूज में लाता था, उसको बोलते थे कि वो क्या है, आपका सबसे शिक्षित है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो सर, ये चिश्ती संप्रदाय क्या है। चिश्ती का मतलब होता है प्यारे बच्चे, जो आपका सूफी संत है ना, ये, इसको चिश्ती सिलसिला कहा गया है भारत में। चिश्ती सिलसिला, इसी को सूफी संत जो लोग थे, इनसे जुड़े हुए जो लोग थे, इनकी जो विचारधारा थी, इसको चिश्ती सिलसिला कहा गया है। रक्त पिपासु भी कहा गया, रक्त पिपासु। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त पिपासु इसको किसने कहा था। तो इतिहासकार है, इसामी इतिहासकार ने कहा है। किसने कहा है, एक इतिहासकार था इसामी, कहीं नोट कर लेना। इसामी इतिहासकार ने इसे क्या कहा है, रक्त पिपासु। और इसको पागल कहा है किसने, एल्फिंस्टन ने। इसको पागल भी कहा एल्फिंस्टन ने। ऐसे क्या कारण थे जी रक्त पिपासु, क्या ये लोगों का रक्त पीने वाला था, क्या ये लोगों का खून पीता था। हां, उलूग खां बलबन भी था, उलूग खां उपाधि बलबन की भी रही है भैया योगेंद्र शुक्ला जी मान जाओ इसामी इतिहासकार। और पागल इसको किसने कहा है, एल्फिंस्टन ने कहा है। क्यों इसको पागल कहा गया, क्या कारण थे। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में जितनी भी योजनाएं बनाई, वो बेचारे की फेल हो गई, सब सारी योजनाएं खत्म हो गई। ठीक है, भावना शर्मा जी जरूर आना, गुड़िया हमेशा स्वागत है आपका। क्या बोलेंगे, इसके 4 असफल प्रयोगों में से कौन कौन से प्रयोग हैं। पहला है इसका राजधानी परिवर्तन, 1326-1327 में इसने किया। और राजधानी दिल्ली से कहां ले गया, आपका देवगिरी ले गया। देवगिरी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। देवगिरी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। मतलब राजधानी को यहां से दक्षिण में ले गया, 2000 किलोमीटर दूर। लोगों से बोला भाई अपने सामान पैक करो, अभी राजधानी यहां नहीं है, मैं भी जाऊंगा उधर, जनता भी जाएगी, अपना सब कुछ सामान बांधो, सिर पर रखो और चलो। भाई साहब जनता गई, क्या करे, सुल्तान का आदेश है, लोग चले गए, लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। अब वहां पहुंच गए और उधर देवगिरी में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, अकाल मतलब वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई, तो लोगों के खान पान के लाले पड़ गए। बीदर जगह थी, बीदर में पड़ा था अकाल। अब क्या हो गया, वो अकाल फैलते फैलते बड़ा हो गया, लोग भूख से मरने लगे। तो लोगों में त्राही त्राही मच गई, परेशानी फैल गई, लोगों का मन नहीं लग रहा था। अब मन नहीं लग रहा था लोगों का, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा अपने मंत्रियों से, भैया लोग ऐसे कैसे हैं परेशान से। उसने बोला जी इनका मन नहीं लग रहा है। अच्छा,
एक काम करो भाई, दिल्ली चलो। फिर बक्से वक्से सिर पे रख के लोग चल दिए अपने। तो भाई साहब इसको बोलते, इस तरह से इसने खून पिया लोगों का। और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि ये जब मिला तो इसको जनता से छुटकारा मिल गया, और इसको जनता से छुटकारा मिल गया और जनता को इससे, कि भैया पता नहीं है क्या कर दे कब कर दे। सोचता ठीक था, खराब हो जाता था मामला। ठीक है, चलो भाई। सर हिंदुओं को ये मरवाते थे तो कोई राजा इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। मैंने बताया ना, भारत के इतिहास में सबसे बड़ी कमी क्या रही है हम लोगों की, आज भी है ये कमी हम में। हम लोग अत्याचार को दूर से देखते रहते हैं जब तक वो हमारे घर के दरवाजे पर नहीं पहुंच जाता, और हम लोग तब अपनी रक्षा करते हैं जब अपने दरवाजे पर। हम लोगों ने कभी आगे बढ़ करके, अब देखो भारत पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान ही तो हमेशा ऐबबाजी करता है। कभी ऐसा हुआ भारत ने आगे बढ़ करके? मैं कहता हूं आगे बढ़ करके इनकी अकल ठिकाने लगा देनी चाहिए समय से पहले, और समय से बहुत पहले। लेकिन हम लोगों की एक नीति रही है कि हम लोग बचाव में कार्य करते हैं। हमने अपना क्षेत्र खो दिया पीओके, किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तानी आगे आ गए। और लाल बहादुर शास्त्री के समय, लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे 1965 में, उन्होंने कहा था कि मुझे झंडा लाहौर की जमीन पर चाहिए, और वो झंडा लाहौर में गाड़ दिया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी पर देश के उस समय के मान्य नेताओं ने इतना दबाव बनाया कि वो झंडा, जो हमारी सेनाएं लाहौर पहुंच गई थी और हम सीमा खींच देते ना, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं था जो उसको खत्म करवा देता। क्या यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या हमारी जमीन हमें वापस दिलवा दी? नहीं, ये कुछ नहीं करता, नथिंग। क्या रूस यूक्रेन युद्ध यूएनओ ने टलवा दिया? नहीं, ये सिर्फ एक कठपुतली है जिस पर कुछ देशों का कंट्रोल है। तो हम लोगों की नीति रही है, हम लोग अपना बचाव करते आए हैं। हमने आगे बढ़ के कभी अत्याचार से लड़ना सीखा ही नहीं। हम सोचते, मैंने बोला ना, हम लोग सोचते हैं अरे बराबर में ही तो परेशानी है। चार असफल प्रयोग हुए इसके। पहला राजधानी परिवर्तन है, दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया। देवगिरी का नाम बदल करके इसने क्या कर दिया? आपका दौलताबाद कर दिया। देवगिरी का नाम क्या कर दिया इसने? बदल करके दौलताबाद कर दिया। सर मैंने अपने भांजे का नाम नवीन रखा है। अभियो दोस्त, यही एक प्यार है जो हमको बेबाकी से पढ़ाने को मजबूर कर देता है, वरना हम भी और लोगों की तरह बिक गए होते और एक संतुलन बना रहे होते। समझ रहे हो? आज हिंदुस्तान का जो अध्यापक गण है वो इस बात के लिए काम करे कि बच्चे नहीं रूठने चाहिए। इस बात के लिए कोई तैयार ही नहीं है कि बच्चों के पास सही चीजें पहुंचनी चाहिए और हर दम तक पहुंचनी चाहिए। मुझे पता है कि सत्य के लिए कुछ लोग मेरा विरोध कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया आप लोग ऐसे, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर वो छात्र है, वो अध्ययन करेगा किसी ना किसी दिन, तो वो बोलेगा कि भैया ने जो बात बोली थी वो ठीक थी। यही मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे जो पॉजिटिव कमेंट्स है ना, ये ऊर्जा देते हैं हमें, हमें कुछ और नहीं मिलता। आप जब नौकरी करोगे ना, आपको वेतन मिलेगा, वेतन आपके लिए नहीं, लेकिन जब आपके एसीपी साहब, आपके थाने के सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आपकी पीठ को थपथपा के जब तुम कुछ अच्छा काम करोगे और बोलेंगे कि हाँ तुमने कुछ काम किया है, तो कुछ और मजा आता है। चलो भाई, सांकेतिक मुद्रा चलाई इसने। क्या चलाई इसने? सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा को बोलते हैं टोकन करेंसी। टोकन करेंसी इसने बोला भाई ये बड़ी महंगी रहती हैं यार, तुम लोग चांदी की चलवा देते हो, कभी सोने की चलवा देते हो, और एक काम करते ब्रॉन्ज की चलवाते हैं, कांसे की। जैसे ओलंपिक में मेडल मिलते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, फिर आपका मिलता ब्रॉन्ज मेडल, कांसे पदक जिसको हम बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे, कांसे की बनी हुई थी सांकेतिक मुद्रा, विफल रही, लोगों ने बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं चल पाई ज्यादा। ठीक है। खुरासान अभियान, इराक को इसने देखा, ये जो भारत है, ये जो भारत है आपका प्यारे बच्चे, ये जो अपना इंडिया है, इधर से बाहर से आक्रमण होते रहते थे, तो यहां से बोला एक काम करो, बहुत आक्रमण होते हैं, यहां जाकर के बैठ जाओ, इस इलाके को तुम ही जीत लो। इसने किया खुरासान अभियान। तो ये खुरासान अभियान में क्या हो गया, इतनी सेना इसने भेजी, वो बेचारी वहां जाते जाते उसको राशन ठीक से नहीं मिल पाया, कहते हैं कि उसमें से चंद सैनिक सिर्फ बचे।
चंद सैनिक भी सिर्फ बचे और ये अभियान भी क्या हो गया, इसका विफल हो गया, खुरासान अभियान। कराचिल अभियान ये इसने किया, इधर चीन की तरफ से भी आक्रमण होते थे, इधर सीमाओं की सुरक्षा के लिए नेपाल से ऊपर वाले में बोले इधर जाओ, कराचिल अभियान। इधर भी कहते हैं बहुत सारी सेना भेजी इसने, बहुत सारी सेना जो आपकी बर्फीले हिमालय में जाकर के मरती गिरती, उसके लिए कोई रसद नहीं, रसद बोले तो फूड नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, वो बेचारे भी मारे गए, वो बेचारे भी मारे गए। ठीक है, तो कराचिल अभियान भी क्या रहा था, इसका विफल रहा था। दोआब कर में इसने वृद्धि कर दी। दोआब कर देखो, किसने, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो टैक्स था वो था 50%, 1/2। इसने दोआब कर में वृद्धि कर करके 1/2 कर दिया। इस कथन में थोड़ा सा मिस्टेक है, दोआब कर को लगभग इसने 1/10 बढ़ा दिया, ऐसे लिखना, 1/10 बढ़ा दिया। इस बात का क्या मतलब है भैया, और कई जगह पर इसने इसको 1/20 भी बढ़ा दिया था। तो मान के चलो कोई किसान पहले अगर 100 क्विंटल गेहूं पैदा करता था तो 50 क्विंटल अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या ले लिया जाता था, टैक्स ले लिया जाता था। ठीक है जी, इसने क्या किया, देखेंगे ध्यान से, इसने क्या किया, इसने दोआब कर में वृद्धि की और जो 1/10 बढ़ा दिया, यानी कि 50 तो किसान पहले से दे रहा था और 50 किसके पास था, वो किसान के पास था। तो इसने इसमें वृद्धि की 1/10, तो 50 का 1/10 कितना, 50 का 1/10 5 क्विंटल और बढ़ा दिया, यानी कि 55 क्विंटल अब टैक्स देना पड़ गया। ठीक है, और इसी को फिर इसने क्या किया, आपका कई जगह पर 1/20 भी कर दिया, 1/20 यानी कि 10 आएगा, आप निकालेंगे 50 का 1/20, 20वां हिस्सा, सॉरी 50 का जो बाकी था उसका 1/20 भी इसने कर दिया, तो 50 का 1/20 10 से बढ़ा है, सॉरी 2.5 आएगा, 2.5 कुंटल, 60 कह रहा था मैं, 2.5 कुंटल, यानी कि लगभग आपका 2.5 कुंटल एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं इस बात को, चलो। लेकिन यहां देखेंगे ध्यान से, इसकी बेचारे की ये योजना भी फेल हो गई, और यहां पर क्या आ गई आपकी यमुना और गंगा जी। यहां पर लिखा हुआ है एक क्षेत्र 2 आब। देखो आब का अर्थ होता है प्यारे बच्चे जल, पानी। आब एक पर्यायवाची शब्द है किसका, हिंदी का। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, तो ये जल जो था, जल जो है ये आप लोग जानते हैं यमुनोत्री से यमुना जी निकलती है और गंगोत्री से गंगा जी। ठीक है, ये यमुना जी हो गई, ये गंगा जी हो गई, और गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है लगभग इसकी चौड़ाई आप देखोगे ये वेरी करती है 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। तो दोनों नदियों के बीच की जो भूमि है ये बड़ी उपजाऊ भूमि है देश की, इसी को बोला जाता है 2 आब। क्या कहा जाता है, 2 आब। तो 2 आब के टैक्स में इसने वृद्धि करी, इन 2 नदियों के बीच में जो भूमि थी उसका टैक्स इसने बढ़ाया। बहुत बढ़िया, कोई भी आपका विरोध करे हम सब आपके साथ है। अरे कोई विरोध कोई नहीं कर रहा है, मैं तो बता रहा हूं सिर्फ ये हो सकता है ऐसा। अशोक कुमार सर जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको भी अकेलापन लगता था, नहीं प्यारे दोस्त, 1 मैन आर्मी बनो आप भी। फिर इसने सोचा जब बाढ़ आ गई तो इसने किसानों के लिए, किसानों का कल्याण हो उसके लिए इसने कुछ सोचा, बोला यार सब कुछ मैं विफल हो रहा हूं, कुछ ठीक करता हूं। तो ठीक करता हूं, इसने एक विभाग बनाया, दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर को ही, इसके लिए इसने एक क्षेत्र बनाया, नई योजनाएं लेकर के आया, एक क्षेत्र बनाया 75 गुणा 75 किलोमीटर का, दिल्ली के पास में ये जो क्षेत्र था। तो इसमें इसने बोला 75 किलोमीटर चौड़ाई और 75 किलोमीटर लंबाई। इस क्षेत्र के किसानों को इसने मदद दी कि भाई आप लोग अपनी खेती को अच्छा कर सकें, इतने बड़े क्षेत्र में इसको लागू किया गया था, दीवान ए अमीर को ही। और इस डिपार्टमेंट का, ये जो डिपार्टमेंट बना यानी ये जो विभाग बना, इस विभाग का जो प्रमुख बना, जो एक पद पोस्ट बनाई इसने, इस विभाग का जो प्रमुख बनाया गया, वो प्रमुख बनाया गया प्यारे बच्चे किसको, बोलो भी, उसका नाम था अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, अमीर ए कोही।
भैया जी मलिक काफूर को तो 1297 में लाया गया, फिर वो 1296 के देवगी अभियान में कैसे गया? प्रिया शेखावत, बच्चू तुमने मेरी कल की क्लास नहीं देखी। मैंने बोला दक्षिण के अभियानों में सिर्फ आपका देवगिरी अभियान को छोड़ करके बाकी अभियान किसने किए? मलिक काफूर ने किए। 1296 में आप लोग देखना ध्यान से, आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से नहीं देखते हो। कुछ बच्चे पीडीएफ पढ़ लेते हैं, सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेते हैं और बात नहीं करते। मैंने आपको ये पढ़ाया था। देखो पीडीएफ का ये भी फायदा है, मेरे पास ये सारा डेटा रहेगा मैंने आपको क्या पढ़ाया है। अब तुम बोलते तो मैं तुमको दिखा नहीं पाता हाथ से लिखे में। ये देखो मैंने बताया था देवगिरी में स्वयं गया था अलाउद्दीन खिलजी, स्वयं, यही मैंने आपको बताया था। बिल्कुल प्रयागराज दोआब क्षेत्र में ही पड़ता है। बताया था नहीं बताया था भाई? आप ही बताएं। चलो पूरा डेटा तैयार करवा लिया मैंने तुम्हारा सारा, मुगल वंश तक का क्या पढ़ाना है तुमको। चलो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के समय इब्न बतूता आया, सीपीओ, पहला क्वेश्चन पूछा गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जब पेपर हुआ तब पूछा गया आपका 2020 में क्वेश्चन, क्या कि इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया, 1333 में आया, 1333 में आया। और इब्न बतूता की बुक का क्या नाम है? किताबुल रहला। तो कहते हैं कि आपको अगर तुगलक वंश के बारे में जानना है तो किताबुल रहला को पढ़िए। सर आपने उत्तर भारत नहीं कराया, अभी कराएंगे बच्चे, सब कुछ करेंगे, अभी सब कुछ पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य 16 महाजनपद में आपको पढ़ाऊंगा बहुत जबरदस्त तरीके से। मैंने आपसे बोला था ना, मेरा मन है और मेरा मन है कि मैं सबसे शानदार इतिहास इस दिल्ली पुलिस बैच के लिए पढ़ाऊं, सबसे शानदार। जब आप पढ़ के इसको खत्म कर लेंगे, उत्तर छोड़ो, दक्षिण छोड़ो, कश्मीर छोड़ो और पड़ोसी राज्यों तक का मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, वादा है आपसे। चलो, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से खुश होकर, विद्वता मतलब इसकी इंटेलिजेंस से, जब ये बहुत खुश हो गया तो इसको दिल्ली का काजी बनाया। काजी क्या होता है भैया? काजी क्या होता है? देखो काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, जज। इसका अपना जो विभाग था, इसमें फैसले आदि सुनाने के लिए इसको दिल्ली का काजी बना दिया, जज बना दिया। मोरक्को किस देश का नाम है सर? बेटा मोरक्को मोरक्को ही है, मोरक्को जिसकी कैपिटल रबात है। मोरक्को खुद एक देश है, किसी देश का नाम नहीं है, आज भी मोरक्को ही है। और इसको अपना दूत बना करके कहां भेजा था? चीन भेजा। तो प्रश्न पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बनकर के चीन कौन गया था? यानी विदेशी राज्यों से अपना संबंध रखते थे। स्टैटिक्स जीके के लिए प्यारे बच्चे मैंने 8 क्लास आपको कराई हुई हैं, और कभी मौका लगेगा तो वाद्य यंत्र वगैरह जो क्लास हैं, क्योंकि आजकल एसएससी वाद्य यंत्र से बड़ा क्वेश्चन पूछ रही है, एमटीएस में ये देखने को पाया गया। तो वाद्य यंत्र वाली क्लास, जो हमारे क्लासिकल डांसर्स हैं, तो ये बढ़िया तरीके से क्लास में इनको तैयार कर लूँगा आप लोगों के लिए। सरिता सर, यू आर माई इंस्पायरेशन, यू टू गुडिया, आप सब लोगों की वजह से हम हैं। और मैं कहता हूँ कि हम आप ही के जैसे थे, जैसे आप हैं, हमको विशेष आप ही ने बनाया। तो कभी भी मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी, एवर, कितनी भी मेहनत करनी होगी करेंगे। चलो भाई, काजी, हाँ बिल्कुल अच्छा स्टेटमेंट है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? मतलब 2 लड़के लड़की शादी करने के लिए तैयार है, इसमें जज क्या कर सकता है? वही यहीं से कहावत आती है, जज बोलते हैं। एमबीटी के समय, ये कल से पढ़ेंगे भाई, यहां से 2 राज्य बने थे, विजयनगर। विजयनगर में आपको जब दक्षिण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो ये पढ़ लो, चलो ये भी नोट कर लो। एमबीटी के समय 1336 में इसके समय स्वतंत्र राज्य बने थे 2, एक तो बहमनी बना था, एक ये विजयनगर बना था, ठीक है। एमबीटी के समय 1336 में राय बंधुओं ने, हर राय बंधु कौन कौन? 2 भाई थे, इनका अपना एक विशेष इतिहास है विजयनगर साम्राज्य का। इसमें 4 राजवंश होंगे, मैं चारों आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, तो एमबीटी के समय 1336 में, याद रख लेना 1333, और एमबीटी का शासनकाल कोई बच्चा नहीं भूलेगा, हमेशा आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए। 1325 से 1351, इससे 1320 से 1325 कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो राय बंधुओं ने हरियर राय और बुक्का राय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरियर राय और बुक्का राय के गुरुजी थे विद्याधर, बड़ी अच्छी कहानी है। और इनकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी, ठीक है साहब। तो बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे से पढ़ा करो। 5 मिनट, जब आप जानते हो क्लास को मैं लगभग शुरू करता हूं आपका डेली 1:10 पर,
इतना टाइम है। तो आप लोग 1 बजे अपनी कॉपी लेकर के बैठ जाया करो और 10 मिनट में सारा रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये देखोगे इतिहास में बच्चे बोलते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना ये विचारधारा है, ये विषय नहीं है, तो आप इसको फील लेकर के पढ़िए। वर्ष क्या, सब कुछ आपको एकदम से एज इट इज याद रहे। मन लगाकर बस पढ़िए। भैया 1 घंटा कब बीत जाता पता नहीं लगता। चलो, नहीं लगना भी नहीं चाहिए। आप पढ़ाई में खोते हैं, अच्छा है, ये बताता है कि आप लोग मन से पढ़ते हैं। तो ख्याल रखिए। थैंक यू।